अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द फ़िलासफ़ी ऑफ हीगल या हीगेलियन फ़िलासफ़ी। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये मार्क्स के साथ भी लिंक्ड है इसकी फ़िलासफ़ी, लेकिन इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फ़िलोसॉफ़िकल एस्पेक्ट है दैट इज़ अबाउट द डायलेक्टिक मेथड्स दैट वाज प्रेजेंटेड बाय फ्रेडरिक हीगल। और जो डायलेक्टिक का मेथड्स है वो अगर आप लोग ने फ़िलासफ़ी पढ़ी, आप लोग को याद हो, तो वो सोक्रेटिस ने भी दिया था। एंड सोक्रेटिस वाज नोन फॉर हिज फ़िलोसॉफ़िकल डायलेक्टिक्स। लेकिन वो जो डायलेक्टिक्स थी ना, मतलब वो तो टू वे टॉकिंग थी ना, मतलब क्वेश्चनिंग एंड और आंसरिंग द मेथड ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन। लेकिन जो हीगल की और जो सोक्रेटिस की डायलेक्टिक का मेथड था दैट वाज फ़िलोसॉफ़िकल इन नेचर, व्हिच क्लियरली मीन्स के सोक्रेटिस का जो था ना वो एक स्टैटिक किस्म का वो था, डायलेक्टिक का मेथड था। और मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड देन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। और सोक्रेटिस की डायलेक्टिक के मेथड्स को जो है हम लोग कह सकते हैं कि वो एक ट्रेडिशनल डायलेक्टिक का मेथड था, फिलोसॉफिकल मेथड। लेकिन हीगल की जो डायलेक्टिक का मेथड है दैट इज़ डायनामिक इन नेचर, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट दिया थीसिस, एंटी थीसिस एंड देन सिंथेसिस। और फिर वही सिंथेसिस के रिस्पांस में थीसिस आए, फिर एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस एंड द प्रोसेस गोज़ ऑन। और इसके प्रोसेस को एक ट्राइडेक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो हीगल के बारे में पढ़ते हैं। सो ही वाज बोर्न इन स्टटगार्ट, जो कि एक जर्मनी में सिटी है, एंड दैट वाज इन 1770। और इसके जो फादर थे वो एक सिविल सर्वेंट थे। और जितने भी रिलेटिव्स थे हीगल के वो या टीचर्स थे या मतलब लूथेरन मिनिस्टर्स थे। ठीक है, सो ये जब 19 ईयर्स का था तो उस टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी। एंड बाय द टाइम वो जब 21 ईयर्स का हुआ तो जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स थी वो शुरू हुई एंड प्रोडक्ट बन गया नेपोलियन आ गया इन ही रोज टू पावर। तो जो ये है कि मतलब दिस इज़ ऑल्सो द गोल्डन एज ऑफ फॉर जर्मन लिटरेचर। ठीक है, हीगल जो था वो एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था और इसने बहुत स्कॉलरशिप्स भी जीती थी टाइम टू टाइम। और इसने जो है सेमिनार्स में जाके फ़िलासफ़ी और थियोलॉजी को पढ़ा। तो इसने बहुत ज़्यादा इस तरह मतलब एक रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट में टाइम गुजारा और मतलब आगे जाके बहुत पोजीशंस भी ली। ठीक है, गवर्नमेंटल पोजीशंस। इसके फादर जब मर गए इन 1799 तो जो इसकी इनहेरिटेंस थी दैट वाज वेरी मच मॉडेस्ट। ठीक है, इसने अपनी ट्यूटरिंग को गिव अप कर दिया और इसने राइटिंग जो है स्टार्ट कर ली। और इसने बुक्स लिखी, मतलब जो डिफरेंशिएटिंग द फिलासफीज़, बहुत सारे जो पिछले फ़िलासफ़र्स थे उनके ऊपर। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी। 1816 में एक टाइम आता है कि ही वॉज इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसरशिप फ़िलासफ़ी ना। तो वो यूनिवर्सिटी का जो नाम था वो था यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग। तो इसने एक वो लिखी थी, फ़िलासफ़ी लिखी थी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फ़िलोसॉफ़िकल साइंस। तो इस टाइम पे जो है हीगल को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस और बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज मिला, वो बहुत फेमस हो गया। और फिर जो प्रशियन मिनिस्टर है ना उस टाइम का एजुकेशन का जो था, उसने इसको ऑफ़र किया कि तुम आ जाओ, मतलब यू आर वर्थ ऑफ हैविंग दिस प्रेस्टिजियस चेयर ऑफ फ़िलासफ़ी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। तो बर्लिन जो है कैपिटल है जर्मनी का। ठीक है, और उस टाइम वो जो है ना एक इंटेलेक्चुअल सेंटर भी था जर्मनी का। ये बहुत ज़्यादा माना जाता था इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल सेंटर ऑफ जर्मनी। तो हीगल ने ऑफ़र एक्सेप्ट की और बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया 1818 तक। 1818 में शुरू किया और टिल हिज डेथ इन 1831 वो यही फिर प्रोफेसर रहा यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में। तो हीगल जो है हम हमेशा पढ़ते हैं कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न आइडियलिज़म या जर्मन आइडियलिज़म जो है ना, ही इज़ नोन फॉर दैट। बहुत ज़्यादा इसने ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे 18th सेंचुरी में। और वो वाला टाइम था जब एंटायर एकेडमिक कम्युनिटी इन जर्मनी जो थी ना वो दैट वाज डिवाइडेड बिटवीन द हीगेलियंस। मतलब एक तरफ लेफ्ट हीगेलियंस थे और दूसरी तरफ द राइट हीगेलियन स्कूल ऑफ थॉट थे। तो इसने जो है ना थ्योरीज फॉर्मुलेट की, ही रोट द थ्योरीज अबाउट डायलेक्टिक्स एंड सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, और इसने एक न्यू थ्योरी दी ऑफ द हिस्ट्री, जो कि उसको उसके मुताबिक उसने कहा था कि ह्यूमन स्पिरिट रिट लार्ज। ठीक है, मतलब इट स्टैंड्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ रीज़न, मतलब मार्च ऑफ रीज़न इन द वर्ल्ड। तो
इसकी जो जितनी भी है, ही वॉज़ वेरी मच क्रिटिकल ऑफ द प्योर रिफ्लेक्टिव नॉलेज, ठीक है। मतलब वो कहता था कि जितनी भी फ़िलासफ़ी होनी चाहिए दैट डील्स विद रीज़न, ठीक है। रीज़न का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी इसकी फ़िलासफ़ी में, ठीक है। इसने जो है ना, इसने चैलेंज किया इस चीज़ को, द स्कूल ऑफ एम्पिरिसिज्म को इसने चैलेंज किया, क्योंकि एम्पिरिसिज्म का मतलब है, ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जिससे हमें पता चलता है कि नॉलेज जो हमारे पास आता है वो एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। एम्पिरिसिज्म डील्स विद एक्सपीरियंस, नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। लेकिन जो रैशनलिज्म है दैट डील्स विद द इंटेलेक्ट, दैट डील्स विद रीज़न या लॉजिक, के हमारे पास जो नॉलेज है वो हमारे इंटेलेक्ट से डिराइव होता है, वो हम अपना रैशनल यूज़ करके, रीज़न यूज़ करके अपना नॉलेज डिराइव करते हैं। तो हीगल जो था, ही वॉज़ वेरी मच टिल्टेड टूवर्ड्स दैट। बाद में आगे जाके इसने बहुत किताबें लिखी। हीगल्स की जो फ़िलासफ़ी ऑफ राइट थी वो पब्लिश हुई 1821 में, और बहुत ज़्यादा के इश्यूज़ के ऊपर बोला, जैसे लॉ, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, और उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस भी बनाई बिटवीन द स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। फिर आगे जाके इसकी लाइफ के एंड में, नियर टू इट्स एंड, तो हीगल जो है इसने बहुत ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, इसकी फ़िलासफ़ी को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस मिली, ठीक है। और इसने जो फिर बाद में इसके स्टूडेंट्स थे जो जिन्होंने आगे जाकर इसके लेक्चर नोट्स को जो है पब्लिश करवाया आफ्टर हीगल्स डेथ, ठीक है। तो हीगल की जो बहुत ज़्यादा कुछ वेल नोन वर्क्स हैं, दैट इंक्लूड्स लेक्चर इन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, लेक्चर ऑन द एस्थेटिक्स, लेक्चर ऑन द फिलोसफी ऑफ रिलीजन एंड लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। और 1830 के अंदर जो है इसको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिले। हीगल जो है फाइनली ही गॉट इलेक्टेड एज अ रेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो रेक्टर जो है वो बड़ा डायरेक्टर होता है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन का रेक्टर बन गया। और फॉलोइंग द ईयर फिर सडनली नवंबर 14 में वो मर गया, मतलब ही डाइड एट द एज ऑफ 61। तो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट हीगल, हिज लाइफ एंड अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ हिज लाइफ। Hegelian philosophy, या जो इसके philosophical thoughts थे, that talks about and deals with the dialectic method, और absolute idealism की theory है इसकी। historical development है कि how over the course of history जो है reason, reality, knowledge जो है ये चीज़ें change होती रहती हैं। he has also talked about philosophy of right और concept of spirit की बात की है। यहाँ पे जो concept of spirit in a sense of human, ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम की बात की है, और साइंस ऑफ लॉजिक का भी इसने अपनी थ्योरी में, अपनी फ़िलासफ़ी में बताया हुआ है। तो इसका जो मेजर इन्फ्लुएंस था दैट वाज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। तो इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, आर्ट, रिलीजन। तो हीगल की जो फ़िलासफ़ी है वो मोस्टली कैरेक्टराइज्ड बाय डायलेक्टिक मेथड्स है, ठीक है। और उसका यही मतलब है कि रियलिटी और नॉलेज जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं इन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट थ्रू कॉन्ट्रडिक्शंस एंड देयर रेजोल्यूशंस। वही बात है कि मतलब थीसिस, एंटी थीसिस एंड सिंथेसिस, लाइक कॉन्ट्रडिक्शंस थीसिस है उसका कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट एंटी थीसिस, एंड देयर रेजोल्यूशन जो है वो सिंथेसिस प्रोडक्ट बनता है। फिर सिंथेसिस का कॉन्ट्रडिक्टरी पोर्शन जो है थीसिस है, एंड उसका रेजोल्यूशन एंटी थीसिस, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि ये लेक्चर मैंने बनाया है डायलेक्टिक्स के ऊपर जो हीगल की फ़िलासफ़ी है, तो मतलब ये हीगल की जो डायलेक्टिक्स की फ़िलासफ़ी है ये रियलिटी के साथ डील करती है, ठीक है। मतलब जिसको हम आइडियलिज़म भी कहते हैं, ये वो वाली आइडियलिज़म नहीं है कि जो मतलब जैसे प्लाटो की फ़िलासफ़ी जो थी वो आइडियलिस्टिक थी, ये वो वाली फ़िलासफ़ी नहीं है। हीगल हैज़ ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द स्पिरिट, जो कि माइंड है और कॉन्शियसनेस है, ठीक है। मतलब गीस्ट, जिस हीगल ने स्पिरिट को गीस्ट कहा है, मतलब माइंड और जो कॉन्शियसनेस है या रीज़न है, वो कहता है ये चीज़ें स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनामिक हैं और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही हैं। हीगल ने इस प्रोसेस को कहा है गीस्ट एवोल्यूशन इज़ डायलेक्टिक इन नेचर, और कहा कि हर प्रोडक्ट का एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है जो कि अपीयर होता है, मतलब और कंप्लीट करता है एक दूसरे को, और फाइनली एक रेजोल्यूशन देता है जो कि फर्दर की उसकी एक कॉन्ट्रडिक्शन बनती है। तो अगर यहाँ पे मैंने जो डायग्राम आप लोगों के लिए पेस्ट किया हुआ, अगर आप लोग इसको देखें तो नीचे से देखें, मतलब थीसिस है, एंटी थीसिस है, सिंथेसिस है, देन द सिंथेसिस अगेन हैज़ एन एंटी थीसिस एंड देन सिंथेसिस एंड देन एंटी थीसिस एंड सिंथेसिस, एंड दिस ट्रायडायरेक्ट प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। तो अगर एक प्रोडक्ट है उसका कॉन्ट्रडिक्टरी पोर्शन है तो फिर उसका दोबारा से एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसका कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये हीगल कहता है कि इस तरह हमारा माइंड भी है,
और इसी तरह एक रियलिटी भी है, रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। और वो कहता है रीज़न भी इसी तरह होता है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल आपका माइंड एक जगह में कह रहा है कि ये ठीक है, बट उसके कॉन्ट्रडिक्शन में भी आपका माइंड जो है एक दूसरा रीज़न प्रेजेंट कर सकता है और कह सकता है कि नहीं, इस जगह में ये ठीक नहीं है। बट देन यू अगेन कम टू अ कंक्लूजन, और मतलब दोनों चीज़ों को मिला कर या उसका कोई थर्ड प्रोडक्ट आप बनाकर सोचते हैं कि ठीक है, मतलब ये थर्ड वे ठीक है, मतलब नॉट टू द एक्सट्रीम्स बट थर्ड वे जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर मतलब ये एक स्टेट ऑफ, जैसे हम कहते हैं, कन्फ्यूजन, एंड देन फाइनली वी फाइंड अ रेजोल्यूशन फॉर दैट। हीगल की फ़िलॉसफी इन्हीं चीज़ों के बारे में थी, और वो कहता है कि जितना भी प्रोसेस है, इस तरह हिस्ट्री भी जो है वो एक डायलेक्टिक प्रोसेस थी, जो कि वो कहता है कि वन दैट इज़ ड्रिवन बाय गीस्ट रिटर्निंग टू इटसेल्फ हैविंग एम्प्टीड इटसेल्फ इनटू टाइम। मतलब हर चीज़ का एक काउंटर प्रोडक्ट होता है और फिर उसी प्रोडक्ट का एक और काउंटर पार्ट होता है। तो हीगल की जो ये डायलेक्टिक्स का मेथड है, अब ये वाली पिक्चर आपको समझ आएगी कि थीसिस का कॉन्ट्रडिक्टरी पोर्शन एंटी थीसिस है, और एंटी थीसिस जो है, इन दोनों थीसिस और एंटी थीसिस का चेंज प्रोडक्ट सिंथेसिस है। तो मतलब यहाँ पे जो हीगल की डायलेक्टिक का मेथड है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसेटेड अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल प्रोसेस को। अगर आप ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी इसी तरह हुआ होगा कि एक इवेंट हुआ होगा, उसके कॉन्ट्रडिक्शन में एक और इवेंट हुआ होगा, और फिर एक और इवेंट हुआ होगा, एंड सो ऑन। मतलब इसी तरह जो है ये जाता रहता है, ठीक है। तो ये कहता है, इस जो हीगल की डायलेक्टिक्स है, दिस इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द फिलोसॉफिकल सिस्टम, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डोमेन्स में काम आती है, जैसे कि मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री या मोरालिटी, इन चीज़ों के साथ भी रिलेटेड है। तो ये स्टेजेस जो है ये हर चीज़ में अप्लाई होते हैं। हीगल ने अपनी डायलेक्टिक्स जो है वो रियलिटी को सामने रखते हुए जो है दिया है, ठीक है। एंड दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज फिलॉसफी एज वेल, टू बी रियलिटी एज होल। हीगल की डायलेक्टिक के प्रोसेस को जब लोग पढ़ते हैं, तो मतलब ये हमें एक पाथवे प्रोवाइड करता है कि हम इसको समझें कि ये फ्रेमवर्क किस तरह काम करता है और किस तरह आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं और इवॉल्व होते हैं ओवर टाइम। जैसे कि हम जैसे कोई चीज़ देख लें, जैसे एनार्की, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया, टायरनी, ठीक है, जो कि कंबाइन करता है और दोनों मतलब एनार्की और टायरनी मिलाकर एक मतलब लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है जो कि हिस्टोरिकल प्रोग्रेस के थ्रू जो है इवॉल्व हुआ है, ठीक है। और हीगल जो है इन चीज़ों को कहता है थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ठीक है। ये तो हमने जाके इसके प्रोसेस को डायलेक्टिक्स का नाम दिया है, जबकि हीगल खुद अपने इन स्टेजेस को थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस कहता है, ठीक है। वो कहता है कि सिंथेसिस जो है एक न्यू, एक रिचर फिनोमेना है, दैट इज़ मेड अप ऑफ द फॉर्मर टू एस्पेक्ट्स, ठीक है, जो कि सिंथेसिस और थीसिस हो गए, ठीक है। और कहता है कि सिंथेसिस कंटेन्स इट्स ओन कॉन्ट्रडिक्शंस और एंटीथीसिस, और फिर एक और न्यू थीसिस बनता है जो कि इट रिवॉल्व्स इटसेल्फ इन अ न्यू, अ मोर सोफिस्टिकेटेड सिंथेसिस। और हीगल कहता है कि इसी तरह जितनी भी हिस्ट्री है जो पास्ट में गुजर चुकी है, वो यही डायलेक्टिक प्रोसेस से होकर गुजरी है, ठीक है। तो थीसिस का हम पढ़ते हैं कि थीसिस क्या होता है। अब आप सोचें, ये एक इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है, आइडिया है, बिलीफ है, प्रोपोजिशन है, जो कि इस्टेब्लिश किया हुआ है स्टेटस को या पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ गिवन सब्जेक्ट, ठीक है। तो इन दिस स्टेज जो है देयर आर सर्टेन अंडरस्टैंडिंग्स और व्यू पॉइंट जो कि वाइडली एक्सेप्ट हुए होते हैं विद इन द सोसाइटी और द इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट। तो एक बहुत इनिशियल स्टेज होता है, ठीक है। अब एंटी थीसिस को पढ़ते हैं, तो एंटी थीसिस जो है ये एक अपोजिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी फोर्स होती है जो कि मर्ज होती है इन रिस्पांस टू द थीसिस। टाइम एंड अगेन लेक्चर के स्टार्ट से समझा रही हूँ, ठीक है। थीसिस का जो काउंटर पार्ट होता है वो एंटी थीसिस होता है, जो कि क्वेश्चन करता है ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेटस को, ठीक है, प्रिवेलिंग आइडियाज़ को क्वेश्चन करता है। और एंटी थीसिस अराइज होता है एज अ रिस्पॉन्स, एज अ रिएक्शन और अपोजिशन टू द थीसिस, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस करता है न्यू आइडियाज़ को, पर्सपेक्टिव्स को और वो वैल्यूज़ को जो कि कॉन्फ्लिक्ट करते हैं ओरिजिनल स्टैंड पॉइंट्स।
सिंथेसिस जो कि थर्ड स्टेज है एक डायनामिक डायलेक्टिक्स का, ये एक रेजोल्यूशन होता है या इंटीग्रेशन होता है ऑफ बोथ द कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ जो कि थीसिस और एंटीथीसिस है। और ये उन चीज़ों के इर्द गिर्द होता है जैसे रिकाउंसलिंग द अपोजिंग एलिमेंट्स एंड प्रिजर्विंग व्हाट इज़ वैल्यूएबल इन बोथ एंड ट्रांसेंडिंग द कॉन्ट्रडिक्शंस, मतलब एलिमिनेटिंग या एक्सक्लूडिंग द कॉन्ट्रडिक्शंस। ठीक है, तो इसी डायलेक्टिक के प्रोसेस से एक हायर और एक इंटीग्रेटिव और कॉम्प्रहेंसिव पर्सपेक्टिव इमर्ज होता है हमारे पास। और ये जो न्यू सिंथेसिस है, ये दोनों का एक अपडेटेड वर्जन होता है, थीसिस का अपडेटेड और एंटीथीसिस का अपडेटेड वर्जन होता है, जो कि एक न्यू साइकिल बनाता है ऑफ द डायलेक्टिक डेवलपमेंट। बस ये लास्ट कुछ स्लाइड्स रह गई हैं, तो मैंने सोचा कि अब इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया है तो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं इसी में, हीगल्स की डायलेक्टिक मेथड्स में। तो आप थीसिस को ऐसे सोचें कि हमने पढ़ा कि ये एक बिल्कुल इनिशियल स्टेज होता है, तो आप सोचें कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट कुड बी एब्सोल्यूट मोनार्की एंड द फ्यूडल सिस्टम, जो कि एक प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस में थे, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले जो कॉन्टेक्स्ट में एब्सोल्यूट मोनार्की और फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये जो established है अदर द established other included a monarchy with significant power, और एक rigid class system था और social inequality बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, and social inequality within the first, second and third states as well of the France। तो थीसिस का इस एग्जाम्पल में एंटी थीसिस क्या बनेगा कि वो ऑन सेट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन थी जो कि 1789 में आई। लोगों ने रिबेल किया, पीपल वेंट अगेंस्ट मोनार्की एंड द मोनार्कियल पावर, और उन्होंने डिमांड की लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये वो मोटो है उस टाइम के लोगों का जो कि डिमांड कर रहे थे इक्वालिटी, एंड पीपल वर गोइंग अगेंस्ट द किंग। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो थे वो चैलेंज किए गए एग्जिस्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में, जो कि इन चीज़ों को देख रहे थे दैट वी शुड ओवरथ्रो द ओल्ड रिजीम। तो ये इस ट्राइडेक प्रोसेस का लास्ट स्टेज है जो समझने वाली बात है। तो सिंथेसिस जो है वो एक रिज़ल्ट होता है ऑफ द रेवोल्यूशनरी चेंजेस और जो अटेम्प्ट्स थे टू इस्टेब्लिश अ न्यू ऑर्डर। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को लेते हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड्स टू द राइज ऑफ रिपब्लिक बना, और फिर प्रिंसिपल्स आए जैसे कि इक्वालिटी और डेमोक्रेसी। लेकिन न्यू सिस्टम ने भी चैलेंजेस फेस किए जैसे कि इंटरनल चैलेंजेस और एक्सटर्नल प्रेशर्स। नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट, वो पावर में आया और ही कैन बी सीन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, तो इसने कंसोलिडेट किया कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को और कुछ चीज़ों को रिस्टोर किया जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एंड अथॉरिटी। ठीक है, तो न्यू सिस्टम बना, न्यू सिंथेसिस बना और इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ द ओल्ड एंड द न्यू ऑर्डर। तो ओवर टाइम अगर हम ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री देखें तो नेपोलियन का जो रूल था वो एक उसने एक्सपैंड किया और रेजिस्टेंस फेस की, न्यू सिंथेसिस बना। नेपोलियन के प्रोडक्ट में काउंटर पोर्शन में फिर कांग्रेस ऑफ वियना आई 1815 में, और ये एक डायनामिक प्रोसेस है। तो कांग्रेस ने जो है उसने एम किया टू रिस्टोर स्टेबिलिटी इन यूरोप, और क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से इतनी तबाही आ गई थी और नेपोलियन ने जितनी वॉर्स की थी, तो ये सब कुछ एक रिएक्शन था अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरी आइडियाज़। तो ये जो सिंथेसिस है एंड दिस सिंथेसिस रिप्रेजेंटेड बाय द कांग्रेस ऑफ वियना, तो उसने अटेम्प्ट किया टू इस्टेब्लिश बैलेंस ऑफ पावर, और एक कॉम्प्रोमाइज़ रीच हुआ बिटवीन द रेवोल्यूशनरी फर्वर एंड द डिज़ायर फॉर स्टेबिलिटी। हाउएवर फिर एक स्टेज भी आया और न्यू टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स और सब्सिक्वेंट इन द सब्सिक्वेंट डेकेड्स द कांग्रेस ऑफ वियना के बाद भी बहुत अपहीवल्स आए। तो ये एक रेवोल्यूशनरी और एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि जिसका कोई एंड नहीं है, ये एक एंडलेस प्रोडक्ट है, और यही फ़िलासफ़ी जो है हीगल की बेसिस थी फ़िलासफ़ी की। So this marks the end and we came to the concluding portion. तो I hope you like the video. Please subscribe to my channel and hit the like button. आज एक चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ज़िंदगी में कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, मतलब एक दफ़ा ट्रस्ट टूट जाए ना तो वो वापस रीगेन नहीं होता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप you like the video. Please subscribe to my channel and hit the like button.